नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा बिल्डिंग हादसा हुआ है। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने को लेकर कवायद लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस बिल्डिंग हादसे के पीछे जिम्मेदार है कौन। हालांकि सरकार की ओर से हादसे के बाद सख्ती दिखानी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनकी ये इमारत बताई जा रही है। आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा नवाजिश शाहिद के साथ ही कुल 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिनमें नवाजिश शाहिद, मोहम्मद तारिक और फहद याजदान पर केस दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब सवाल भी कई इस बात को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये कि साल 2010 में इस इमारत को गिराने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस इमारत को धराशायी क्यों नहीं किया गया। सवाल यह है कि आखिर इस बिल्डिंग हादसे का जिम्मेदार है कौन। हालांकि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है और कह दिया गया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार का एक्शन दिखना अब शुरू भी हो चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ चंद्रभूषण सिंह जी हैं। आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। दयाराम भार्गव जी हैं, आप प्रवक्ता हैं सू भाजपा के। दयाराम जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। शुरुआत मैं चंद्रभूषण सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा। आखिर है कौन इस हादसे का जिम्मेदार। हादसे का जिम्मेदार है कौन, कुछ जानकारी लग पाई क्या, किसको जिम्मेदार माना जाए। देखिए, इसकी एक जांच बैठाल दी गई है और जिस तरह से सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और एनडीआरएफ है या जो भी वहां पर तत्काल भेजी गई है उन सब चीजों को करने के लिए माननीय एक उप मुख्यमंत्री पूरी तरह उसको देख रहे हैं, लगे हुए हैं उसमें। और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से जो और भी निर्माणाधीन बिल्डिंगे हैं उनको भी जांचा जाएगा और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो उसका पूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। दयाराम भार्गव जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप इस हादसे को किस नजरिए के साथ देख रहे हैं। सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में है। अच्छे भाई, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी आवाज बढ़वाई जाए पहले। जी जी दयाराम जी, अब आप तक आवाज पहुंची। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, आवाज बढ़वाई जाए। जी जी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो इस हादसे के पीछे किसको जिम्मेदार माना जाए। देखिए अच्छे भाई, सबसे दुखद घटना यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर राजधानी से हटकर कहीं और का मामला होता तो एक बार उसको इस तरह का देखा जाता। जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी और 403 विधायकों के नेतृत्व वाली राजधानी, जहाँ पे विधायक से लेके सभी लोग बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी में जब पहले गुंडा राज, भ्रष्टाचार, माफिया राज की बात होता था, उसका जीता जागता सबूत आज आप लोगों के सामने है। जिस बिल्डिंग को गिराने में 2010 में जब उसको गिराने की नीयत से लगाई गई थी अर्जी, तो वो कौन अधिकारी है, वो कौन लोग हैं, आखिर हमको ये बताएं कि वो कौन लोग हैं, इनको ये एनओसी कौन दे दिया, किसके द्वारा इनको ये परमिट मिल गया कि जा करके आप लोग इस पे काम करिए। एनओसी देने वाले अधिकारी या अग्निशमन वाले अधिकारी, जल बोर्ड वाले अधिकारी, इन तमाम जांच के दायरे में सभी लोग आते हैं। और मजे की बात है, विधायक जो है उनके बेटे जिसके नाम पे जमीन है और उस बिल्डर को इन्होंने बनाने का दिया। अच्छे भाई, जिस बिल्डर पे काफी ज्यादा करप्शन का बिल्डिंग मटेरियल बनाने में सबसे ज्यादा कोताही बरतने वाला जो है ये बिल्डर है। और जहां तक आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, जो पिलर खड़ा था, जो खमिया खड़ा था, वो 9 इंच का है और ऊपर से 5 मंजिला इमारत जो बनाया गया। अच्छे भाई, ये बहुत ही एक प्रकार का समझ लीजिए कि हमारे देश में इसको देखिए, ये जो बचत खोर है इनको हम लोग भ्रष्टाचार नहीं चोर कहेंगे। ये वो चोर लोग हैं
ये लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है कि ये लोगों की लोग जिंदगी जो के है, साथ खिलवाड़ आखिर मकान कब नहीं तक ऐसे बनाते, होता रहेगा। ये लोग जीवन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह एक दारू के लेबल पर लिखा होता है कि शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लोग फिर भी पीते हैं। लेकिन इसी तरह जिस बिल्डर के प्रति ये सरकारों ने और केस कई सारे उस पर दर्ज है, उसी को विधायक का बेटा जो है भतीजा मिल करके उसी को जो है वो अपार्टमेंट बनाने का ठेका दिया जाता है। चलिए ठीक, मैं आऊंगा दयाराम जी आपके पास, दोबारा आपके पास आऊंगा। आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पे लोगों को रहने के लिए जी। ये जांच का विषय होना चाहिए। ठीक है। मैं तो सरकार से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इन लोगों पे कम से कम फांसी से कम सजा ना हो। चूंकि इस और मजे की बात, जो बुलडोजर चलता है ना, जी जी, इनके घर भी बाबा जी बुलडोजर चलवाए। ठीक है दयाराम भार्गव जी, आसियाना होता क्या है। ठीक है दयाराम जी, मैं आपके पास आऊंगा। अपने परिवार के साथ रहने का काम किया। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। परिवारों के लोग जान जोखिम में डाल करके दयाराम जी, मेरी आवाज पहुंच रही ना आप लोगों तक? की जाने चली गई। मैं दयाराम जी आपके पास दोबारा आऊंगा। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर लोगों की जिंदगी को क्या जानबूझकर दांव पर लगा दिया गया। जब 2010 में ही इस बिल्डिंग को धराशायी करने के निर्देश जारी किए गए थे, तो आखिर इस बिल्डिंग को गिराया क्यों नहीं गया। आसिफ बेग भी हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, और जो 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका थी, क्या उन्हें रेस्क्यू किया जा चुका है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो अलाया अपार्टमेंट का मामला है या हजरतगंज या यूं कहे कि राजधानी लखनऊ के बीचों बीच अलाया अपार्टमेंट बनाया गया है, और यह 5 मंजिला इमारत थी। और कल देर रात जो है अचानक जमींदोज हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 16 लोग बाहर निकाले गए हैं। मौके पर डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री के साथ साथ डीजीपी और सीपी भी पहुंच चुके थे, और बचाव का काम लगातार जारी रखा गया। लेकिन जिस तरह से जो मौत के बाद जो है जो तस्वीरें सामने आई है, लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आई है, ये साफ तौर पर यह देखा गया कि अपार्टमेंट में जो अब जानकारी, मौजूदा जानकारी है कि प्रशासन का कहना है कि बचाव कार्य जारी है। लेकिन इसके पहले बता दूं कि इस 5 मंजिला इमारत में जो यमराज बन चुके हैं, यजदान बिल्डर ने जिसे बनाया था, इसमें 9 इंच के पिलर पर 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। और अलाया अपार्टमेंट में अवैध बेसमेंट खोदा जा रहा था, और बेसमेंट खोदने का सिर्फ मकसद यह था कि इसमें शादी हाल बनाना चाह रहा था यजमान बिल्डर। और यजमान बिल्डर वही है जो सबसे कुख्यात और मंथर बिल्डर माना जाता है। यजमान बिल्डर मालिक शायम और फहद यजदानी है, और शायम और फहद लखनऊ के गर्म पानी माने जाते हैं। तो इनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल यह है कि मृतक जो सपा प्रवक्ता है और कांग्रेस प्रवक्ता की माँ का भी इसमें की भी मौत हुई है। और रेस्क्यू जो प्रशासन दावा कर रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है देर रात से चल रहा है। इस पर जो है अब्बास हैदर ने बड़ा खुलासा भी किया है, और अब्बास हैदर का पूरा परिवार इसी अलाया अपार्टमेंट में रहता था। तो उनका आरोप यह भी है कि सही जगह समझ के रेस्क्यू नहीं किया गया है, और रेस्क्यू नहीं किए जाने के चलते जो है मौत हुई है कि काफी लोग इसमें फंसे हुए। चले बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू को लेकर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि जिस जर्जर बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है, जब उसको गिराए जाने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे, तो उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को गिराया क्यों नहीं गया? चंद्रभूषण सिंह जी, मतलब क्या निकाला जाए कि जानबूझकर जिन लोगों की जान गई उनको मौत के मुंह में झोंक दिया गया? आप अपनी आवाज थोड़ा आप वॉल्यूम बढ़वाइए, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही। अभी पहुंच रही है चंद्रभूषण जी? आवाज पहुंच रही है ना आप तक? क्या बोल रहे हैं? नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। दयाराम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ना वॉइस से मिल रही है। दयाराम भार्गव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी
जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। नहीं, सवाल तो फिर यही उठता है ना कि इन लोगों को जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, वो कोई भी हो, किसी भी परिवार से ताल्लुक रखते हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जानबूझकर मौत के मुंह में झोंक दिया गया? देखिए अच्छे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ भाई, और प्रदेश के सभी शहरों से सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मानकों में आता है तो लखनऊ आता है, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है। और देश की सबसे बड़ी प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी जो है विधानसभा है, देश की सबसे बड़ी लोकसभा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत भी है, और देश के सबसे बड़े राज्यों से सर्वाधिक लोग वास करते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतना हमारे पाकिस्तान पड़ोसी देश का है। तो ये सोचने का विषय है, इसमें ये प्रश्न नहीं है कि रेस्क्यू हुआ कि नहीं हुआ, प्रशासन काम कर रही नहीं कर रही। अरे नहीं कर रही तो 16 लोग कैसे भैया जीवित निकल आए? चर्चा का विषय करें ना भाई, जरूरी नहीं है निगेटिव देखें। 2 लोगों की मौत हुई है, उनके साथ पूरा संवेदना है। हम लेकिन सरकार से मांग करते हैं, आप इसमें कोई एक जिम्मेदार तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अच्छे भाई सुन तो लीजिए, लेकिन जांच का विषय ये है कि नोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए ने क्या किया? अगर 2010 में इस निर्माणाधीन इस अपार्टमेंट को ढहाने की बात थी, तो ये सवाल उठता है कि इसको आगे अपूर्व किसने किया? किसने कहा कि ये रिहायशी के लायक है, रहने के लायक है? जांच का विषय होना चाहिए ना। नहीं तो दयाराम जी, सवाल तो इस पर भी उठेंगे ना। मेरी आवाज अगर पहुंच रही है कि 2010 के दौरान किसकी सरकार थी, ये भी किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई, तब क्यों इस निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया? फिर बीजेपी का शासन रहा, दोबारा बीजेपी सत्ता में है, तो किसी का ध्यान नहीं गया इस पर। देखिए 2000 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 2012 से 2017 की समाजवादी की सरकार, यानी आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार थी। और आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में मान लीजिए वो जमीन जो खरीदी गई 2010 में खरीदी गई, उसके बाद इसका निर्माण जो हुआ वो 2010 से 2017 के बीच में हुआ। और जब 2010 में इसको जब ही कर दिया गया था, लखनऊ क्या नाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर दिया कि इसको गिराना चाहिए, यहाँ नहीं बनना चाहिए, बनने लायक नहीं है। और सबसे अच्छी बात देखिए, वो तंग गली है, वहां पे जेसीबी जा नहीं सकती। आसपास के मकानों को, दीवारों को गिराते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें और घटिया सामग्री, आप देखिए कि अगर इस तरह का 5 मंजिला इमारत बना हो और वो ऐसे भरभरा के गिर जाए, ऐसे कैसे संभव है? बिल्कुल, सवाल ये है कि नींव इतनी कमजोर थी। जब इसमें घटिया सामग्री लगा होता है, वो सीमेंट हो, रोड़ी हो, बदरपुरा जो भी लगा हो, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा दोषी जो है वो बनाने वाला बिल्डर है, और उसके साथ में उसके सहयोगी। यानी आपने देखा जो मीडिया के माध्यम से निकल के आ रहा है, जो वर्तमान विधायक हैं सपा के, उनके जो बेटे हैं, उनके जो भतीजे हैं। नहीं, अब तो सरकार उस पर सख्ती कर रही है और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। और जिस नेता के बेटे का जिक्र आप दयाराम भार्गव जी कर रहे हैं, उस समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ठीक है, अपना कार्यालय चलाता है, ठीक, और जो बिल्डर है अपना कार्यालय चलाता है। ठीक है चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मिली भगत है और लोगों को जानकारी थी। अगर जानकारी नहीं थी तो ये लोग ऐसा काम क्यों किए? ठीक है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं लगा कि ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात आप लोगों के माध्यम से जो आ रहा है कि उसी बेसमेंट में, भूतल में शायद बेसमेंट के लिए खुदाई भी चल रही थी। ठीक है, ये तमाम जानकारियां आई है दयाराम भार्गव जी। अगर इतनी कमजोर पिलर होने के बावजूद भी अगर उसमें ये बिल्डर खुदाई कर रहा है, ये मौत का कुआं खोद रहा था। ठीक है चंद्रभूषण सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? इसके लिए केवल फांसी की सजा होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है चंद्रभूषण सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज पहुंच रही? हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक चंद्रभूषण जी? आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज आ रही थी जो इससे पहले बोल रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी भी नहीं सुनाई दे रही है। चलिए हम आपका ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसिफ, जो दयाराम भार्गव जी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं कि दोषियों पर शिकंजा तो कसा जाना चाहिए, मौजूदा वक्त में जो भी एक्शन शासन प्रशासन की तरफ से हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वो ठीक है, सही दिशा में है? देखिए, जो भी एक्शन लिया जा रहा है उस पर देखा जा रहा है, और लखनऊ जैसी
राजधानी में जो घटना घटित हुई है उस पर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर पूर्ण कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि नाजीर पेश होगी। पूरे प्रदेश में इस तरह के निर्माणाधीन लोग जिस तरह का अवैध कार्य कर रहे होंगे उनके लिए मिसाल बनेगी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये पूर्व की सरकारों द्वारा जमीनों का अलॉटमेंट किया गया, निर्माणाधीन इस तरह की चीजें की गई है, उसमें जो लोग रह भी रहे थे, आप बताइए कि किसी बेसमेंट को इस तरह से बेसमेंट खोदा जा रहा है, जो मेरी जानकारी थी उसमें उस पिलर में ही होल किया जा रहा था कुछ बेस लगाने के लिए। जब इस तरह की बिल्डिंग, कमजोर बिल्डिंग में कोई पिलर से होल किया जाएगा पिलर में, तो अपने आप ही उसको गिराने का काम किया गया। नहीं तो एलडीए के अधिकारी नींद में रहते हैं क्या? कार्रवाई की चंद्रभूषण जी, एलडीए के अधिकारी नींद में रहते हैं क्या? उन्हें नहीं पता कि राजधानी में कितनी इमारतें जर्जर हालत में हैं और जिनको गिराने का पहले ही फैसला किया जा चुका है, उनमें अगर इस तरह से अवैध तरीके से निर्माण भी होता है तो इसमें तो एलडीए भी दोषी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लखनऊ जैसी हजरतगंज, मैं उस जगह में जाता रहता हूँ, वहां पर भी मैं गया हूँ और आपको बताऊं जिस तरह से इन्होंने अपनी रसूख का प्रयोग करते हुए इस चीज को छिपाया और जिस तरह से कमजोर बिल्डिंग बनाई है, इसमें कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारों द्वारा इनको एनओसी और चीजें दी गई होंगी। और जिस तरह से जिस विधायक का या उनके साथ के सहयोगियों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, जी जी, तो जहां तक जांच की जाएगी उन पर भी कोई कार्रवाई करने की बात होगी तो वहां भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। ठीक है दयाराम भार्गव जी, भरोसा है कि पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? और दूसरी बात ये कि तकरीबन 14 से 15 परिवार इस इमारत में रहते थे। पे तो भरोसा करना पड़ेगा। इस इमारत में पे भरोसा नहीं करोगे, किस पे करोगे बताइए? सुन तो लीजिए दयाराम भार्गव जी, भरा के गिरी, वहाँ सबसे ज्यादा मदद के लिए कौन गया? प्रशासन गया, एनडीआरएफ गया, एसडीआरएफ गया, पुलिस गया, सेना गई। और जहाँ तक है लोग, लेकिन जांच का विषय मैं बार बार कह रहा हूँ, जल बोर्ड की एनओसी कैसे मिल गई जिस बिल्डिंग को गिराने का था? अग्निशमन जो है उसने कैसे दे दिया एनओसी रहने के लिए? आप मान रहे हैं कि ये नेक्सस अभी भी नहीं टूटा है दयाराम भार्गव जी? और वहाँ का इंजीनियर जेई, अभी मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं, अगर किसी कॉलोनी में जो पॉश कॉलोनी ठीक ठाक हो, उसके निर्माण के लिए जब उस एरिया के इंजीनियर से लोग अपना नक्शा पास करवाने जाते हैं, जब तक उनकी जेबें नहीं गर्म हो जाती उस बेचारे का नक्शा पास नहीं होता। ये भ्रष्टाचार है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। और कोई बहुत ही कमजोर हो, केवल अपना आशियाना एक मंजिला बना के रहना चाहता है, अब अगर देने में सक्षम नहीं है अच्छे भाई, तो उसका मकान बन नहीं सकता उसके प्लेट पर। और अगर बन भी गया तो यही प्रशासन की इंजीनियर लोग हैं जो जेई है, ये बुलडोजर लेके पहुंच जाते, उसको गिरा के चले जाते हैं। तो मैं तो आपके द्वारा सरकार से ये मांग करूंगा, इस तरह की जो तंत्र बैठी हुई है, भ्रष्ट तंत्र जी, भ्रष्ट अफसरशाही बैठी हुई है, इसमें कब लगाम लगेगा? नहीं तो आप मान रहे हैं कि ये नेक्सस आज भी वैसे ही चल रहा है? है तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको जेल में डाला जाए। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही है दयाराम जी? बुलडोजर चले और इनकी जांच हो, आय की जांच जरूर हो, इसलिए इनकी तनख्वाह कितनी है और कितनी साल से ये सैलरी ले रहे हैं और इस सैलरी के माध्यम से कितनी बरकत इनकी हो सकती है। ठीक, यानी आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच भी की जानी चाहिए जो इस तरह के गड़बड़ झाले में शामिल रहते हैं। एक नजीर पेश करना पड़ेगा। ठीक है दयाराम भार्गव जी, आप नजीर की बात कह रहे हैं कि इस मामले में नजीर पेश करनी होगी ताकि दूसरे बिल्डर्स पर कम से कम इतना दबाव, इतना खौफ रहे। आसिफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आसिफ जी जी जी। आसिफ, मौजूदा जो एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, आप दयाराम भार्गव को भी सुन रहे हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नेक्सस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एलडीए में अधिकारी भ्रष्टाचार का रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, दबाव चाहे जितना भी डालने की कोशिश की जाए। ये नेक्सस कैसे टूटेगा? जी बिल्कुल, अच्छा बता दूं कि भले ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच टीम गठित कर दी है और एनडीआरएफ के जरिए रेस्क्यू भी कराया गया, घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से जो अलाया अपार्टमेंट है या यमराज बिल्डिंग बन रही है और लोग मर गए, तो साफ तौर पर जो मामले सामने आ रहे हैं कि कहीं न कहीं एलडीए और जो बिल्डर है उनकी मिलीभगत मानी जा रही है। एलडीए अधिकारियों की मिलीभगत से राजधानी लखनऊ
उनमें कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर अपार्टमेंट बनाने का काम लगातार चल रहा है। लोकमंच न्यूज ने कई बार ऐसी बिल्डिंगों को भी जो है इसकी तस्वीरें दिखाई जिसमें साफ तौर पर जो है मानक के विपरीत निर्माण कार्य कराया जा रहा था। लेकिन जब खबर चली तब रही जाकर सिर्फ नोटिस पर थमाया गया है। ऐसा मामला एक नहीं कई मामले राजधानी लखनऊ के भीतर आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से एलडीए और बिल्डर्स और भूमाफियाओं के बीच जो गठजोड़ है, इस पर कहीं न कहीं सरकार को कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि यही एलडीए के अधिकारी जब आम आदमी अपना नक्शा पास कराने जाता है तो उससे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। बिल्कुल। यही जब भूमाफिया जाते हैं आ रहा हूं दयाराम जी, मानक के विपरीत बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास कराते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी कराते हैं। तो बिल्कुल वही सवाल एलडीए की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो दयाराम भार्गव जी की तरफ से भी उठाया गया। आसिफ, आप भी कह रहे हैं कि ये नेक्सस खत्म नहीं हुआ है, दावे चाहे जितने भी किए जाएं। ठीक है, मामला सामने आ चुका है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ही अभी एक होटल में आग लगी थी, कई लोगों की मौत हुई। तो उसमें भी अग्निशमन विभाग ने एनओसी जारी किया था और कार्रवाई सिर्फ होटल मालिक के खिलाफ हुई थी। तो कहीं न कहीं जो अधिकारी है, जो असल गुनहगार हैं, वही तो सवाल है ना कि असल गुनहगारों तक क्या शिकंजा कसा जा सकेगा। ठीक है आसिफ, मैं आऊंगा आपके पास। चंद्रभूषण सिंह जी, कहीं ये कार्रवाई शाहिद मंजूर के बेटे और यह जो बिल्डर का नाम लिया जा रहा है उसी के इर्द गिर्द जाकर तो खत्म नहीं हो जाएगी, या जो भी गुनहगार है एलडीए का जो भी अधिकारी मिली भगत उसमें शामिल रहा हो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। विधायक के बेटे या उसके पार्टनर के साथ किस तरह से जांच पूर्ण रूप से की जाएगी और इस तरह के विषय लखनऊ या पूरे प्रदेश में जहां कहीं पर भी चल रहे होंगे उन सब पर भी नजर रखी जाएगी। देखिए ये एक छोटी सी घटना थी और बड़ी दुखद घटना है। कितने परिवार रहते थे हमारे मीडिया बंधु, वो भी रहते थे वहां पर उसमें, और जो लोग रहते थे उनको भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कोई ऐसी बात, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी हमारे मीडिया बंधु वहाँ जो रह रहे थे, ये पहले इस तरह की घटना चीजों का थोड़ा संज्ञान होता तो सरकार से कह सकते थे कि देखिए इस तरह की गलत चीज है और ये लोग ये गलत निर्माण करने जा रहे हैं। चलिए, इस पर तो सरकार अब कह रही है कि हम जांच करेंगे और दोषी जो भी होगा बख्शेंगे नहीं चंद्रभूषण सिंह जी, लेकिन उन लोगों का क्या होगा? चंद्रभूषण जी, मेरी आवाज पहुंच रही ना? लेकिन बहुत दुखद घटना है और संवेदना सभी के साथ है। ठीक है, सभी की संवेदना है। चंद्रभूषण जी, इस तरह के जो भी निर्माण हो, चंद्रभूषण जी आवाज पहुंच रही है? एलडीए है या केडीए है या एनडी, जितने भी प्राधिकरण है ठीक है और निर्माण करने वाले लोग हैं, इन पर एक नए नियम के तहत कुछ चीजों को परिवर्तन करने की भी जरूरत है। ठीक और है, वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। ठीक, क्योंकि हम इस घटना को इस तरह जाने नहीं देंगे। ये घटना आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के लिए, ये प्रदेश में नजीर बनेगी कि ठीक है। आप नजीर बनाने की बात कर रहे हैं दयाराम जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक चंद्रभूषण जी सवाल का जवाब और दे दीजिए। जो लोग बेघर हो गए हैं इस इमारत हादसे के बाद, तकरीबन 14 से 15 परिवार रहते थे ना, अब उन लोगों का इंतजाम कैसे होगा? वो बेचारे कहां जाएंगे? उनके लिए सरकार के पास कोई योजना है क्या? देखिए, सरकार की किस तरह से उनकी व्यवस्था, वो लोग किराए पे रहते थे या किस तरह की, या उन्होंने खुद उस मकान को वहां पर से लिया था, किस तरह से क्या है, इन सब चीजों को तथ्यों को जांचा जाएगा। और अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने की है उस वैकल्पिक व्यवस्था में वो लोग रह रहे हैं। ठीक है। और देखिए क्या होता है, किसी प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से आदमी, कुछ लोग हो सकते किराए पे रह रहे थे वहाँ पर, कुछ लोगों ने अपने फ्लोर ले लिए थे, तो इस तरह की चीजें हैं। और ये हर्जाना, ये जिस बिल्डर ने बनाया उस पर हर्जाना दिया जाए और उन सब चीजों को पूरी तरह से बिल्डर की उसकी आकर चाहे जो की जाए। ठीक है चंद्रभूषण सिंह जी, दयाराम भार्गव जी अपनी बात भी पूरी कीजिए। और जो बात चंद्रभूषण सिंह जी की तरफ से कही जा रही है कि जो बिल्डर है उससे हर्जाना दिलवाना चाहिए उन लोगों को जो इस इमारत में रहते थे, जिनको नुकसान हुआ है, लेकिन जिनकी जान चली गई, वो परिवार बेचारा क्या करे? उनके लिए हर्जाना किस काम का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अच्छे भाई, मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी, अपनी बात कीजिए जी। अच्छे भाई,
उस समय की सरकार में नगर विकास मंत्री कौन था? प्रश्न तो उठेगा। देखिए, जांच का दायरा अगर आप बढ़ाएंगे, प्रश्न उठेगा कि उस समय का नगर विकास मंत्री कौन था। चूंकि यह बिल्डर जो है छोटी मछली है, बिल्डर बड़ा मछली नहीं हो सकता, विधायक के बेटे बड़े मछली नहीं हो सकते, स्वयं विधायक या उससे मिले हुए लोग बड़ी मछली नहीं हो सकते, शासन प्रशासन के लोग बड़ी मछली नहीं हो सकते। उस समय नगर विकास मंत्री कौन था? जांच का विषय होना चाहिए। और अगर नगर विकास मंत्री के रहते हुए कारनामा हुआ, क्या उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन पे आंच नहीं आती है? कैसी सरकार आपने दी है? कैसी सरकार आपने दी है? आप कहते हैं कि हमने सबसे अच्छी सरकार दी है। ये भ्रष्टाचार की सरकार है कि नहीं है? और जब हम लोग बोलते हैं तो समाजवादी का कोई प्रवक्ता बैठा हो तो सवाल जवाब बढ़िया हो, क्योंकि आजकल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो बैठना ही बंद कर दिए। ठीक है। समस्या इसी बात की है कि इनकी कारगुजारियों से 4 बार समाजवादी की सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही, लेकिन लोगों को जो मिलना चाहिए वो मिला कहाँ? नहीं दयाराम जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी तो उठता है ना। जेबें भरी, बसपा की सरकार बनी तो लोगों ने अपनी जेबें भरी, जनता को क्या मिला? जनता को ठगने का महसूस किया गया। दयाराम जी, आज वही आप देख लीजिए, उसका जीता जाता है सबूत है लखनऊ में। तो मैं ये कहूंगा, बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, बिल्डर छोटा मछली है, विधायक और विधायक के बच्चे और भतीजे जो है मछली नहीं है, छोटे। गुरु कौन है इनका? मुखिया कौन है इनका? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार में अगर 2010 माया की सरकार थी, मायावती की सरकार जो है 2007 से 2012 की सरकार थी, अगर मायावती जी की सरकार में 2010 में उसमें बैन लगा था, चाहने की बात हुई थी, तो 2010 से 2012 में अगर सरकार सपा की आती है, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, तो अधिकारी तो वही रहे, शासन प्रशासन वाले। तो उसके बाद तो बीजेपी की भी सरकार दूसरी बार आ गई, तो 2012 तो कोई काम नहीं हुआ ना। 2017 से 2012-2017 के बीच में सरकार रही है, दयाराम जी कैसे दे दिया? सुनिए तो जी, उस दरमियान 2 टर्म बीजेपी की सरकार भी तो हो गई ना। एक 5 साल का कार्यकाल पूरा और दूसरा सरकार का कार्यकाल भी चल रहा है, 1 साल का लगभग वक्त भी पूरा हो चुका है, तो उसकी भी तो निगाह नहीं गई। जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कहा नहीं, सरकार अगर योगी सरकार का है तो 2017 से 2022 और 6 साल होने जा रहा है। 6 साल में प्रशासन तो वही बैठा है। मैंने आप बार बार कहा है, अगर योगी सरकार को वाकई ईमानदार है तो इनका अधिकारियों में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वाकई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 3 अधिकारियों पे बुलडोजर जरूर चले। मैंने आपको बताया ना, वही प्रशासन के लोग हैं जो बसपा में थे, सपा में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है। भ्रष्टाचार तो प्रशासन कराता है ना। नहीं, एक सवाल तो ये भी है ना दयाराम जी, प्रशासन सही हो तो भ्रष्टाचार कैसे होगा भाई? सुनिए तो एक सवाल तो इस बात को भी लेकर उठता है कि वक्त वक्त पर नजदीकियां तो आपकी भी समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ जाती हैं, अनबन हो गई है क्या? नहीं, हमारी ना तो अनबन किसी से है, हमारी मुद्दों की अनबन है। अगर मुद्दे आपके ठीक है तो हमारी ठीक रहेगा, अगर मुद्दे आपके ठीक नहीं है तो हम बोलेंगे। आज अगर बात हम कह रहे हैं ना कि किसकी सरकार में एनओसी अगर दिया गया, क्यों दिया गया? अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी दोषी है, योगी सरकार दोषी है। योगी सरकार क्या दोषी नहीं होगी? अगर एनओसी दिया गया, एनओसी किसकी सरकार में दिया गया? समाजवादी की सरकार में। अगर बसपा ने मना कर दिया था, बसपा सरकार में, नहीं भाई ये बिल्डिंग सही नहीं है, ये अपार्टमेंट ढाना चाहिए, तो 2012 में क्यों उसको बनाने के लिए दिया गया, रहने के लिए? जांच का विषय, जांच का दायरा बढ़े, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हर बार छोटे पे जो कार्रवाई करके बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाता है। प्रशासनिक अमला पे जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक इस तरह की कारगुजारियां अच्छे भाई होती रहेंगी, इस तरह के भ्रष्टाचार होते रहेंगे, इस तरह के लूट घसोट होते रहेंगे, और इस तरह की कृतियां होती रहेंगी, लोगों की जाने जाती रहेंगी, लोग अपनों को खोते रहेंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, आसिफ जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके भी द्वारा हुआ है उसमें कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी चाहते हैं कि जो भी दोषी हो, अग्निशमन हो, बिल्कुल लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की जाए, बख्शा नहीं जाए। सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। ठीक है दयाराम जी, हर्जाना लिया जाए। ठीक है दयाराम जी। आसिफ, सवाल अब उन लोगों के सामने है कि जिन लोगों के परिवार इस इमारत में रहते थे उनको काफी नुकसान पहुंचा है, चाहे उनका खुद का फ्लैट हो या फिर जो रेंट पर वहां पर रह रहे थे,
उनके लिए कोई अस्थायी विकल्प की बात कही जा रही है अभी आसिफ? जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यहाँ इलाज चल रहा है और उन्हें बेहतर सुविधा भी दी जा रही है। लेकिन अगर बात करें उनके आशियाने की स्थिति, उनका आशियाना ढह चुका है। कई ऐसे परिवार भी रहते थे कि जो लगाया अपार्टमेंट में किराए के मकान में रहते थे और मौत भी हो गई, घायल भी हो गई। अभी फौरी तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए हैं और रेस्क्यू को और तेज करने का निर्देश भी दिया है। अभी तक रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन जिस तरह से जो आशियाना ढहा है, जो भरपाई करने की बात है अभी कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया हुआ है कि उन्हें नए आशियाने कहाँ रखा जाएगा, किस हाल में रखा जाएगा। अभी फिलहाल मुद्दा जितना है कि उनको बेहतर इलाज किस तरह से दिया जाए। कई ऐसे लोग हैं जो काफी गंभीर हैं और वो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं फिलहाल। चले बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि पहली प्रायोरिटी सरकार की ये होनी चाहिए कि जो घायल हुए हैं उनको बेहतर उपचार मिले। हालांकि दावा चंद्रभूषण सिंह जी की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से हर मुमकिन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और आगे भी हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन चंद्रभूषण सिंह जी, एक बड़ा सवाल ये है जो दयाराम भार्गव साहब की तरफ से भी उठाया गया कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा जिन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया और उनसे भरपाई की जाएगी नुकसान की? मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अभी जिस तरह से भू माफियाओं के खिलाफ प्रदेश में पूरा अभियान चलाया गया, ये भू माफिया कुछ शहर के अंदर भी बैठे हुए हैं और भू माफियाओं के खिलाफ दोबारा अभियान चलाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से किसी की जान माल का नुकसान हुआ है वो बहुत ही दुखद है। आने वाले दिनों में हमें इस पर बृहद कार्य करना पड़ेगा और इन लोगों को जिस तरह का भी देखिए क्या है, जिस हजरतगंज एक ऐसा एरिया था, मैं भी उस एरिया में उस गली तक भी गया हूँ जैसा बता रहे थे, और वहाँ बड़ी कंजेस्टेड गलियां हैं। किस तरह से मकानों का निर्माण किया गया, कैसे इन्होंने ये सब चीजें की। हाँ, या इन्होंने जिस तरह से अपने पॉलिटिकल, तो आने वाले दिनों में इन पर अच्छी तरह से कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहा कि ये कार्रवाई नाजीर बनेगी। नहीं, माफियाओं के खिलाफ तो बुलडोजर चल जाएगा, आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ तो सरकार सख्त है ही। चंद्रभूषण जी, इन्होंने माफिया सही से काम करना शुरू कर दे, आपको बता रहा हूँ। नहीं, उन पर भी बुलडोजर चलेगा, उनके यहाँ भी जीवन होता है। चंद्रभूषण जी, उन लोगों पर भी बुलडोजर चलेगा जिन लोगों की तरफ से एनओसी जारी की गई या फिर जब आदेश जारी किया गया कि इस जर्जर इमारत को धराशायी करना है, जिन लोगों ने उस पर एक्शन नहीं लिया। एलडीए के उन तत्कालीन अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो आंखें मूंद कर बैठे रहे, क्या उनको भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? देखिए, जो भी जिस कड़ी पर दोषी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अधिकारी है, वो बिल्डर है, वो भूमाफिया है या उससे जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। मनुष्य एक बार घर बनाता है, घर बनाने में बहुत ही जान लगती है, आप समझ लीजिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्य होता है कि अपना घर हो, तो किसी के घर उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए उसके आगे के लोगों को सफर करना पड़ता है, पीछे के लोगों को भी सफर करना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें एलडीए के लोग हो या इंजीनियर हो या किसी भी विभाग के लोग दोषी हो, उन पर जांच हर तरह से की जानी चाहिए। ठीक है, और जो भी दोषी हो, सर आप तो सरकार है, जांच आप लोगों को करवानी है, उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो पूरे देश में, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी कार्रवाइयाँ की है पूरे देश में नाजीर बनी है। ठीक है, और वो पूरे देश में उनका, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नजीर जरूर पेश की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दयाराम भार्गव जी, अंत में मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मौजूदा सरकार में आपको भरोसा है कि जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जो फरहद इब्दान है जिसने कंपनी 2011 में रजिस्टर्ड कराई, 10 लाख रुपए की रकम दिखाकर रजिस्टर्ड कराई जाती है। इसका अगर पूरा
ब्यौरा देखें तो ये जो है पशुओं का जो है आदान प्रदान करने का काम किया करता था। आज बहुत बड़ा बिल्डर बन गया है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि ये छोटा सा अदना सा आदमी इतना बड़ा बिल्डर कैसे बन गया। तो बगैर ऊपर के अधिकारियों को कोई बन नहीं सकता। और सबको पता है कि चढ़ावा जाता है इसीलिए वो बड़ा हो जाता है। जो चढ़ावा नहीं दे पाता वहीं का वहीं रह जाता है। गांव का आदमी अपनी धोती अपना कपड़ा खरीदने के लिए पूरे 6 महीने साल भर लगा देता है कि फसल उगेगा तब मेरे शरीर पे कपड़े आएंगे। ये वो कौन लोग हैं? ये कैसे दिन दुगनी रात चौगनी कर जाते हैं? जांच का विषय यहाँ पे है। चले बिल्कुल उम्मीद है आपको। सरकार चाहे योगी की हो या पूर्वत की हो, अगर लोगों को न्याय मिलेगा, जांच कमीशन जो 3 सदस्य की बनाई गई है, अगर वो सही निर्णायक भूमिका में काम करते तो हम स्वागत करेंगे। और सरकार सही दिशा में काम करेगी तो हम स्वागत करेंगे। और अगर सरकार इस पे लीपापोती करेगी तो फिर हम डिबेट में बैठाएंगे। हम सरकार की भर्सना करने तो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, योगी सरकार काम करे उसका स्वागत है। ठीक है, लेकिन सुनिए तो अगर योगी सरकार में रहते हो रहा दयाराम जी, तो पिछली सरकार में इस सरकार में कोई अंतर नहीं है। हाँ, नहीं दयाराम जी, जैसा आपने भाजपा के चंद्रभूषण जी ने कहा, अजय भाई, अच्छे भाई सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि जो है भूमाफियाओं के खिलाफ चला, कुछ शहर में बच गए। अरे भूमाफिया गांव का हो या शहर का हो भाई, भूमाफिया होता है। इसमें शहर और गांव वाला कहां से आ गया? ठीक है, तो इसको उम्मीद है इंसाफ होगा। उम्मीद है दयाराम भार्गव जी, उम्मीद है मौजूदा सरकार से कि इंसाफ होगा और जो एक्शन देखने को मिल रहे हैं उसके आधार पर अभियान चलाया गया, बच गया होगा। ठीक है चंद्रभूषण जी, फिर चलाया जाएगा। दयाराम जी, चंद्रभूषण भाई सुन लीजिए, मैं भी अभी लखनऊ से होके 2 दिन पहले आया। हम एक गरीब के मेड़ की नपाई के लिए वहां से हम फोन करवाते हैं लेखपाल साहब को, कानून गो साहब को, जो वाकई में उसका मेड़ की नपाई और चक्रोट जो निकल रहा ठीक होना चाहिए। जायज काम के लिए लेखपाल उससे पैसा मांग रहा है। ये काहे का भ्रष्टाचार है भैया? कानून को कह रहा है पैसे कम नापने। मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए चंद्रभूषण भाई, मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, सरकार आपकी है, हम ये नहीं कह रहे हैं। सरकारें सारी सही होती है, अफसरशाही गलत होता है। मैं बार बार अफसरशाही की बात कर रहा हूँ। अगर अफसरशाही लीपापोती करेगा तो सरकार को करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार की नीयत ठीक होगी तभी तो अफसरशाही भी दुरुस्त रहेगी ना दयाराम जी। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव को दयाराम जी, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉप हुए कि नहीं हुए? दयाराम जी, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है, अगर आपने जो सवाल उठाया कि अफसरशाही भ्रष्ट है, इस पर नकेल कसने की जरूरत है। अगर किसी भी सरकार की अगर नीयत अच्छी होगी तो अफसरशाही पर कंट्रोल हो जाता है, दबाव रहता है। और ये दबाव क्या मौजूदा सरकार में दिख रहा है आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मौजूदा सरकार कुछ हद तक ठीक है, पूर्णतः ठीक नहीं है भाई। मैं फिर बता रहा हूँ, एक छोटा सा गरीब आदमी अपने जमीन की नपाई के लिए जाता है, मगर पैसे के लेखपाल नहीं सुनता, प्रधान नहीं सुनता है। ये किसकी देन है? अच्छे भाई, किसकी देन है? सरकार अगर बैठ करके कॉपी में अगर कह दिया जाए लिख करके कि नहीं सरकार बढ़िया चल रहा है, इसको सरकार नहीं माना जाता है। सरकार अच्छा काम कर रही है। चले बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में सरकार को जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और खास तौर पर उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं इस इमारत की एनओसी देने में या फिर एलडी अधिकारी, वो जिन पर जिम्मा था इस बिल्डिंग को धराशायी करने का, और उन लोगों ने इस इमारत को जमींदोज नहीं किया। चले बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि हादसा बेहद दर्दनाक है। 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि इतने वक्त से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा था, जबकि साल 2010 में ही इस इमारत को धराशायी करने के निर्देश थे। आखिर क्यों सरकारें नहीं चेतीं अब तक, जब तक ये दुर्घटना नहीं हुई? वक्त एक ब्रेक का है।